गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। ये आपका फोर्थ चैप्टर है 11th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इस चैप्टर में बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसी कंसेप्ट का यूज हम लोग आगे केमिस्ट्री में करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझोगे, क्योंकि ये न सिर्फ 11th के लिए है बल्कि 12th क्लास में भी इस कंसेप्ट का यूज होता है। यानी वहां पर 12th में जाने के बाद में भी कई बार में आपको बैक में आकर फिर केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। केमिकल बॉन्डिंग यहाँ ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये अंडर 10th क्लास में भी पढ़े हैं आप, और हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग को। जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। बॉन्डिंग करने का मतलब होता है इंटरैक्शन, यानी कि खिंचाव, जोड़, और किनके बीच में ये होगा? केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताते हैं CO2, वाटर का फार्मूला आप बताते हैं H2O, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन को पकड़कर रखने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। यानी अगर वाटर आप बोल रहे हैं तो सब जगह पे वाटर का फार्मूला H2O ही है। इसका मतलब वाटर के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के कॉम्बिनेशन से होता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लगने वाले इस इंटरैक्टिव फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो डेफिनेशन यहां से निकल गया केमिकल बॉन्ड का। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में एटम को पकड़ कर रखता है, दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। एंड उस फेनोमेनन को केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट जो नीचे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को देखता है, और उस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अस्टेबल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन है। इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है, और ये ग्रुप 18 में। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो एलिमेंट हीलियम के नजदीक में है वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, और बाकी के रेस्ट एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। रीजन ये कि वो भी चाहते हैं कि उन्हीं के बराबर हम स्टेबल हो जाए। जैसे अगर कोई आपसे सिंपल तरीके से पूछता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो नीचे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप में से कई लोग इधर उधर का बात करेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम अपने समाज को एजुकेटेड बना सकें, हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम जो है वो एक अच्छा सोसाइटी डेवलप कर सकें। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर हम लोग टू द पॉइंट बात करें तो ये कंक्लूजन आता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो किसी अच्छे पोजीशन पर हम जॉब कर सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट को हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को हम अगर अचीव करते हैं तो हमारे सोसाइटी में वो लोग जो उस पोस्ट पर, उस पोजीशन पर हैं, उनके पास ज्यादा पावर है, उनके पास ज्यादा मनी है, और हम भी उन्हीं के बराबर बनना चाहते हैं। यानी सिंपल कंसेप्ट, हम मेहनत कर रहे हैं टू अचीव दैट पोजीशन, यानी उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। और उसके बाद बाकी सेकेंडरी, टर्सरी, ये सभी पार्ट जो आता जाता है कि ठीक है हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, बट एक सोशल स्टेटस भी होना चाहिए, और बाकी सेकेंडरी, बट प्राइमरी ये होगा यहाँ पर। उसी तरह से एलिमेंट भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट रीजन, atom form chemical bond to complete their duplet or to complete their octet like inert gases, inert gas के जैसा। दूसरा, एनर्जी और स्टेबिलिटी,
ये अब यहां से याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी में एनर्जी ज्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा, अगर एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर इस चौक को हम यहां उठा करके रखे हैं, या ऐसे छोड़ो चौक को, आपकी बात करते हैं, आप जिस बेंच पर बैठते हैं वो करीब जो है वो 10 इंच का 9 इंच के इतने ही चौड़ाई का होता है, उतने ही विड्थ का होता है। उसके ऊपर आपको चलने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल एकदम आराम से चलेंगे। अब एक कंडीशन डालते हैं, मान लीजिए कि उतने ही बेंच का प्लेटफॉर्म 10 इंच का प्लेटफॉर्म ही 50 फीट हाइट पर लगा दिया गया और उस पर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर चल करके जाना है। पहले ग्राउंड पर कहा गया, आप आसानी से जो चलते हुए चले गए, अब उसको हवा में लटका दिया गया है, अब वो 50 फीट हाइट पर। तो आपको पता है कि जमीन से जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, यानी अब आपके बॉडी का एनर्जी वैल्यू ज्यादा हो गया, और उस कंडीशन में उसी प्लेटफॉर्म पर चलना अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो फियर फैक्टर का एक टास्क बन जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका स्टेबिलिटी कम है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो एटम केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड बनने से एनर्जी कैसे कम होता है, आगे हम थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे कि अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम हैं, अगर इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि इस जगह पर हीट एनर्जी बाहर निकलता है। एंड टू ब्रेक द बॉन्ड, या अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ना चाहते हैं, देन वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब यहां क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो भी एनर्जी है, अब जैसे ही ये कंबाइन कर H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, अब इस मॉलिक्यूल का एनर्जी इन दोनों से कम होगा। जैसे अगर मान लिया ये 50 जूल एनर्जी था इसका, इनका भी 50 जूल एनर्जी है, और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल का एनर्जी 80 जूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो 20 जूल एनर्जी बाहर निकल रहा है। तभी तो 50-50 100 होना चाहिए, लेकिन कितना है 80, तो बाकी का 20 कहां चला गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से बाहर निकला। तो एटम के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड वी नो द बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब ये दो फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट, और भी कई फैक्टर हैं, लेकिन हम लोग इस 11th स्टैंडर्ड में इस दो मेन पॉइंट को लेकर चलेंगे कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो फर्स्ट रीजन इज टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, एंड द सेकंड रीजन इज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इसके बाद ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इनके नेचर के अनुसार से केमिकल बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें क्लासिफाई करते हैं। हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के पहले थोड़ा सा लिविस डॉट के बारे में, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा। लिविस डॉट में बताया गया है कि वैलेंस सेल को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे किसी भी आइटम को ले लें, अगर हम लोग सोडियम देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ सोडियम लिखो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, यानी कि डॉट के फॉर्म में, तो ये लिविस डॉट हो गया सोडियम आयन। अगर क्लोरीन का लिखना है 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्लोरीन लिख दो और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दोगे, 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज ध्यान देना, कोशिश ये करोगे कि इलेक्ट्रॉन को पेयर फॉर्म में लिखने का। रीजन ये है कि हम लोग ये पढ़े हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, जहां चांसेस नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है,
तब तो वहां पर पेयर पेयर नहीं लिखना पड़ेगा, बट जहां तक चांसेस है उसको पेयर करके लिखना चाहिए। तो हमको लगता है कि अब आपको ये लिविस डॉट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो और भी वहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट केमिकल बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आयनिक, यानी कि आयन के बीच में रहेगा, आयन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। और जनरली इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटम्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, यानी कि अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो उस कंडीशंस में इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दो अपोजिटली चार्ज स्पेसिस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कुछ एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग इस आयनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को देखते हैं। आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इस वाले पार्ट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट के एटम, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281, और दूसरा क्लोरीन है, इनका 17 कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। इस सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा इनर्ट गैस के बराबर। अब ध्यान से देखो, अब इस सोडियम के पास में दो ऑप्शन है, या तो किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन व्हिच वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा गेन करेगा। तो इसके पास में दो ऑप्शन है, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो फिर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। क्योंकि जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये नहीं बना, अब ये बन गया। तब कौन सा ज्यादा आसान है? किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है, इन कंपेरिजन टू अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जब कोई एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर में 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां डाल दिए हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन। पहले जहां इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 था, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। अब क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी दो ऑप्शन, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर ये कन्वर्ट कर जाएगा Cl माइनस में। यहां ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था इसलिए प्लस का, और यहां ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अनायन में कन्वर्ट करता है, तो Cl माइनस, जहां पहले 7 इलेक्ट्रॉन था अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 288। अब इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां पर आ गया Na, इस जगह पर आ गया Cl, यहां पर है Na प्लस, और इस जगह पर आ गया Cl माइनस। अब आप देखो फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़े हम लोग, यहां सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन निगेटिवली चार्ज है, तो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और इस Na प्लस और Cl माइनस के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहां से भी डिफरेंशिएशन क्लियर लग रहा है। Ionic bond, it is the type of force of attraction, it is the type of chemical bond which is formed between cation and anion, two oppositely charged species, atom of metal and non-metal, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये पॉजिटिव का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ये नेगेटिव का मतलब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, तो इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी को अगर लिविस डॉट से रिप्रेजेंट करना हो हम लोग को, तो लिविस डॉट में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं। सोडियम और क्लोरीन, यहां ये सोडियम है और इस जगह पे क्लोरीन है।
सोडियम के इलेक्ट्रॉन को इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये किसको देगा? क्लोरीन को। यहां ये है। अब अगले स्टेप में सोडियम चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो ये कन्वर्ट कर गया Na+ में। अब क्लोरीन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था तो पहले से इसके 7 इलेक्ट्रॉन को यहां लिख देते हैं 6 7 और इसके इलेक्ट्रॉन को इस कलर से रिप्रेजेंट किए हैं तो यहां पर ये कलर डाल दिए। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसलिए इसके ऊपर में ये माइनस कर दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। यहां ये आयनिक बॉन्ड बिल्कुल एकदम वीडियो ध्यान से देखोगे और उसी अनुसार से बनाओगे। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो भी इसी पैटर्न पर है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, तो उसको अनुसार से उसको भी आप नोट करोगे। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जहां एक 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO का। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2+ और यहां पर ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8। दूसरा है एलिमेंट ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये कन्वर्ट कर गया O2- में और 2 6 है तो अब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। दोनों को ऐड कर देंगे। यहां बचा मैग्नीशियम, इस जगह पर है ऑक्सीजन, यहां आ गया Mg2+ और यहां आ गया O2-। इस जगह पर भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा निगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में लगने वाले इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहें। अगर इनका लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखना हो तो मैग्नीशियम, यहां इसके पास में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डॉट डाल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है। अब मैग्नीशियम के ऊपर में 2+ चार्ज, ऑक्सीजन के पास में टोटल कितना, इसका तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था इसलिए इसके ऊपर में 2- चार्ज। अब इन दोनों के बीच में भी लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जा सकता है। आप भी कोशिश करोगे कि 2 कलर का इंक यूज करें, रेड ब्लू ब्लू ब्लैक, ताकि आपको पता चले कि इसका इलेक्ट्रॉन कहां है और इनका इलेक्ट्रॉन कहां है। यानी बाकी अभी केमिकल बॉन्डिंग में आप कलर यूज करो ताकि डिफरेंस जो है पता चल सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो ए का भी वही इलेक्ट्रॉन डॉट है, बी के लिए भी डॉट यूज कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग कलर यूज करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ए का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन बी का। ये आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड हुआ। अब आयनिक बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, वैसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है।
और इस आयोनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे क्लासेस में आप पढ़े हैं, उन्हीं को आप ध्यान में रखिए। जैसे आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। आयोनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या उसे आप मेल्ट करते हैं, देन इट आयोनाइजेस टू गिव कैटायन एंड एनायन। आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और इसको 3 डायमेंशनल डायग्राम में चारों तरफ से Cl- सराउंड करता है और Cl- को चारों तरफ से Na+ सराउंड करता है, सोडियम आयन सराउंड करता है। तो इसलिए इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। बाकी क्रिस्टल क्या है, एमॉर्फस क्या है, ये सॉलिड का टाइप है और ये 12th में फर्स्ट चैप्टर है, वहां पर आप पढ़ोगे। अभी जितना मेरे में भी ये प्रॉपर्टी है कि आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा हम उतना ही बताएंगे। अब हम यहाँ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस बताने लगे, उसका कोई फायदा ही नहीं। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस पूरे डिटेल से जानना है, एक एक स्टेप उसके बारे में जानना है, और वो जानना है 12th, तो वहाँ 12th में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, टर्म आया तो थोड़ा सा आपको बता दिए कि क्रिस्टलाइन में एक डिफरेंट पैटर्न होता है, ज्योमेट्री होता है। अब कैसा होता है वो 12th वाले पोर्शन में हम लोग जाएंगे। तो ये आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड था। आयनिक बॉन्ड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको आप जितना एग्जाम्पल बताए हैं अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे आप। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड के बाद में कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं। ये सेकेंड टाइप है केमिकल बॉन्डिंग का, और इस पूरे चैप्टर में अब जितने दिन तक चलेगा हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड को क्लास 11th में डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को। कोवेलेंट बॉन्ड जहां आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग यानी अगर A 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो B भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, A अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो B भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इनके म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, एंड इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन द एटम ऑफ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बीच में बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी हम लोग बात किए थे। कोवेलेंट बॉन्ड के लिविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ एक मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे पहले H2 मॉलिक्यूल का, इनका फॉर्मेशन देखते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा। हमें H2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो आप 2 H लिखो। H इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन लिखेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन को यहां डालेंगे। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी हीलियम के बराबर होना चाहिए। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस किसी भी एटम को जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा उतने का वो शेयरिंग करेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया। शेयरिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन लगेगा तो दोनों शेयर्ड एटम के बीच में रहेगा, जहां पे जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अंडर 10 क्लास तक में उस बात पर वो फोकस नहीं करते हैं, वो दिमाग में बैठा हुआ होता है। और आप में से कई लोग यही मिस्टेक अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो यहां पर भी करते रहोगे। वो इस तरीके से लिखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये तो शेयरिंग में दिया था, ये तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास में। शेयरिंग में तो इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब यहां का ये इलेक्ट्रॉन आप इसके सेंटर में डालोगे, यहाँ के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंटर में डालेंगे, और अब इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस जगह पर अब इसको आप यहां सर्किल कर दीजिए। इस म्यूचुअल शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उस पर दोनों एटम का बराबर बराबर अधिकार होता है। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, अब जब इसको अपना स्टेबिलिटी दिखाना होगा तो 1 and 1 2 दिखाएगा, ये भी 1 and 1 2 दिखाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि बैल हल चलाने के लिए 2 बैल का जरूरत पड़ता है। अभी तो गांव में बैल खत्म ही हो गया एक तरीके से, कुछ एक जगह पर अभी भी हैं, लेकिन सुनते होंगे आप अपने पेरेंट्स से, अपने दादा जी से पूछोगे तो जो छोटे किसान हुआ करते थे
वो एक ही बैल रखते थे और किसी दूसरे वैसे किसान जिनके पास में भी एक बैल है उससे वो साझा कर लेते थे उस पूरे सीजन के लिए। यानी कि जब ए को जरूरत पड़ेगा तो वो बी का भी बैल ले जाएगा, उसी तरह से जब बी को जरूरत पड़ेगा तो वो अपना एक बैल और ए का एक बैल लेकर के वो अपने खेत में हल करेगा, वो अपने खेत की जुताई करता था। ठीक उसी तरह से ये दोनों हुआ, इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है H2 के फॉर्म में। उसी तरह से अगर हमें Cl2 का लीच डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, फिर देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 287, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो आप कि इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, यानी कि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और जितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा सिर्फ वही शेयरिंग में डालते हैं। Cl2 है तो 2 क्लोरीन पहले लिख ली, किसी एक के क्लोरीन पे यहां दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए और बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 3 4 5 6। देख रहे हो जो शेयरिंग में है वो दोनों एटम के बिल्कुल मिडिल में है, बीच में है। इसी बात को ध्यान रखना होगा, फिर से बोल रहे हैं, इसी बात पर फोकस करना है आपको। जरूरत पड़े तो वीडियो को फिर से रिपीट करो, कंसेप्ट का बनना ज्यादा जरूरी है। अब जब ये क्लोरीन अपना दिया, अब इसके पास में भी, इसे भी चूंकि दोनों क्लोरीन है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया और बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास में है। ये इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां पर इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट हो गया। इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इन क्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से फिर अगर हमें O2 मॉलिक्यूल का लिखना हो, इसे इरेज करते हैं। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 6 आए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल कंसेप्ट, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अस्टेबल होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन का इसको रिक्वायरमेंट है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। O2 बनाना है, O ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, 2 शेयरिंग के लिए दिया, तो बाकी का 4 इसके पास में रहेगा। उसी तरह से ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। इस ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 एंड 4 8। इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस शेयरिंग में दोनों ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, यानी कि 2 पेयर है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो मे भी अभी के पहले आपको अगर डबल बॉन्ड कहीं है तो वो नहीं समझ में आता होगा, तो यहां से समझ में आ रहा है कि अच्छा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए जब O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में लगाएगा। तो यहां ये नाइट्रोजन, यहां ये दूसरा नाइट्रोजन, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 5 था इसके पास में, तो 3 शेयरिंग में दिया, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। उसी तरह से ये नाइट्रोजन एटम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, काउंट करो, 2 4 2 6 एंड 2 8। इसे काउंट करो, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 2 6 एंड 2 8। इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए यहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
यानी कि यहां पर ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। अभी तक जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का था, जहां पर आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम थे और आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम में रिक्वायरमेंट सेम था। अब कुछ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl का, फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारा एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और हम सजेस्ट करेंगे कि वीडियो पहले आप देख लोगे और खुद से बनाओगे, और बनाने के बाद में फिर वीडियो के मेथड से आप जो कंपेयर करोगे कि आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी जितना आप मेहनत करेंगे इस बेसिक पार्ट पर आपके लिए आगे उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और हम हमेशा आपके रूट लेवल की बात करते हैं, ये नहीं कि IIT का 2 क्वेश्चन बना लिया मेरा प्रिपरेशन हो गया। उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है, और सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन। अब HCl, यहां 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो कन्फिगरेशन 1 होगा, क्लोरीन 17 2 8 7। अब देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 है, ये डुप्लेट पूरा करना चाहेगा, यानी कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो यहाँ HCl में हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर में आ गया, क्लोरीन ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था। बाकी का क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में 7 था, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। इन दोनों के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए यहां इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि HCl हो गया। तो यहां था पहले एलिमेंटल मॉलिक्यूल, ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेकिन अभी जितने सारे एग्जाम्पल देखे हैं उन सभी एग्जाम्पल में रिक्वायरमेंट दोनों तरफ के स्पेसिस का सेम था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि किसी एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसी दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझोगे और उसी अनुसार से बाकी के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जहां एलिमेंट्स हर एक जो भी कंबाइनिंग आइटम्स हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ H2O को लें, वाटर, इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6। अब देखो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब अगर दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो वो एटम जिसको कम इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को डिसाइड करेगा, यानी शेयरिंग उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का होगा ये वो एटम डिसाइड करेगा जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका 6 है, तो शेयरिंग कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन। देखो हम यहाँ टिक मार्क कर दें, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, फॉर्मूले को गौर से देखो, इस फॉर्मूले में जिनका नंबर 1 होगा उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम के रूप में काम करेगा। यहां 2 हाइड्रोजन डाल दिए। अब इनके बीच में शेयरिंग, चूंकि शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड कर रहा है इसलिए पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं।
हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग है तो हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को भी उसे उतना ही इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो ये ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इनका देखिए डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, चूंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इनके बीच में भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और अब चाहें तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगा वेस्पर थ्योरी में तो वहां पर बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस हाइड्रोजन को हम यहां भी लिख सकते हैं, अभी आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में इसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसलिए वो बाद में चेंज करना पड़ेगा, एक बार में गलत लिखें फिर उसको सही करें, तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो और मान करके चलो कि इसी पोजीशन पर इसको रखना है, तो इसलिए यहां पर रखें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये H2O का लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखे हम लोग। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CO2। फॉर्मेशन ऑफ CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 6। यहां कार्बन डाल दिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेंटर एटम कार्बन हुआ, क्योंकि कार्बन का नंबर 1 है तो सेंटर में डाल दिया। अब देखो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 6 है, तो जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए वो शेयरिंग डिसाइड करेगा। तो शेयरिंग कौन डिसाइड करा? ऑक्सीजन। इसको टिक मार्क करिए और जिसको टिक मार्क किए उसी के अनुसार से पहले इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में दे दिया और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था तो 1 2 3 4 5 6। ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब कार्बन की बारी है, तो चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इन दोनों के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बीच में भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया CO2 मॉलिक्यूल का। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो अब आप इनका नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ के लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। इसी से आगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और बात करेंगे। आज यहीं तक।